नमस्कार दोस्तों। एक अरुण भटनागर जी होते हैं। वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक जो है सविता नाम की नौकरानी आती है। तो वो उनके साथ जो है रंगरलिया मनाते हैं। रंगरलिया मनाते एक बार नहीं कई बार उसके साथ रंगरलिया मना चुके होते हैं और उसका काम लगाते ही लगाने वाले होते हैं। और होने के बाद जो है काम लगा ही रहते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आती है कि खोलिए, खोलो खोलो दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तो इस पे जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और होने के बाद ये क्या करते हैं कि कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, परेशान मत हो, अपने हाल में बैठो। और ये कह के जो है वो सविता से कहते हैं। सविता जो नौकरानी होती है वो बड़ी भला की खूबसूरत होती है और वही ये 30-35 साल की ये जो महिला होती है इसी के साथ रंगरेलिया बराबर मनाया करते हैं। और काम लगाने के बाद उसे 10,000 का नोट उठा के देते हैं, कहते हैं लो ये पैसे और ये तुम्हारे अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तो इस पे जो है वो सविता जो है बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि सर जी आपने ये मुझे एक इतना पैसा क्यों दे दिया? आप बहुत आज ज़्यादा खुश हैं क्या? आज मैंने ज़्यादा खुश आपको कर दिया है क्या? इस पे कहते हैं कि खुश तो तुम हमें रोज़ करती ही हो, लेकिन अब जो है बहुत टाइम हो गया है, बहुत दिन से मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से पेश आता हूँ, रंगरेलिया मनाता हूँ। अब तुम्हारे रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, ये अपना पैसा रखो और जो है कल से अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। तो इस पे जो है सविता फुट फुट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि अरे मालिक ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने आपका क्या किसी से शिकायत कर दी या कोई गलत काम कर दिया? मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे यहाँ निकालने के चक्कर में पड़ गए हैं? मैंने तो आपकी कहीं बात छुपाई भी नहीं है और बराबर काम भी करती हूँ, टाइम पे आती हूँ, टाइम पर जाती हूँ, फिर आप मुझे निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों निकालना चाहते हैं? तो कहता है ऐसा है, जब किसी के साथ ज़्यादा दिन समय हो जाता है तो उसके साथ फिर कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। तुम किसी न किसी से बताओगी या फिर कोई से कोई बात लीक हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा दिन किसी नौकरानी को नहीं रखता हूँ। तुम बहुत दिन मेरा सेवा की, इस वजह से मैं तुम्हारा कोई पैसा मारना नहीं चाहता और तुम्हें एक मुझसे पैसा दे रहा हूँ। अब तुम ऐसा करो कि ये पैसा लो और कल से यहाँ मत आना और भूल जाना कि हमसे तुमसे कोई रिश्ता भी था, क्योंकि जो है मैं तुम जो जो भी तुम्हारा कोई बकाया बाकी नहीं है, मैं तुम्हें पूरा पैसा दे दिया करता हूँ। और जो है ये पैसा एक मुश्त इस वजह से दे रहा हूँ कि अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाके दूसरी जगह काम कर लेना और चाहे तो छोटी मोटी कोई काम कर लेना, अपना रोजगार कर लेना। समझिए, अब मैं तुम्हें ज़्यादा मूल लगाना नहीं चाहता हूँ, अब तुम जा सकती हो। ये कह के वो रोती हुई वहाँ से सविता चली जाती है। और जाने के बाद जो है फिर वो बाहर आते हैं, हॉल में आते हैं और बहुत ही गुस्से से अपने जो बेटा हो उनका जो लड़का होता है वही खटखटा रहा होता है। तो अपनी बेल्ट निकालते हैं और बेल्ट के बाद उस लड़के को बहुत मारते हैं। तो वो बच्चा जो है वो बच्चा नहीं रहता है, 25 साल का खूबसूरत जवान रहता है, लेकिन उसको बचपन से दिखाई नहीं देता है। उससे इतना मारते हैं, मारने के बाद कहते हैं कि तुम्हें मैंने जब कहा है कि तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, तब तुम बाहर क्यों निकल के झांक रहे थे? क्यों खटखटा रहे थे? क्या ऐसी तुम्हें ज़रूरत पड़ गई? जब तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें बता रखा हूँ कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में रहा करो, फिर तुम बाहर आने की कोशिश क्यों की हो? क्यों दरवाज़ा खटखटाते हो? मैं आ जाता ना, तुमसे कह रहा हूँ फिर भी तुम खटखटाए जा रहे हो। उसको मारने के बाद जो है नौकरानी नौकरानी ये सब देख के सहा करती, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। तो ऐसा दोस्तों क्या है होता है कि नौकरानी जो है किसी से कुछ बताती भी नहीं और वो जुल्म लड़का सहा करता है और उसका बाप इस तरीके से उसके साथ जुल्म करता है, मारता पीटता है। और ये बात क्यों नहीं लीक होती? ये बात जो है काफ़ी सालों की हो जाती है। आइए दोस्तों, आपको विस्तार पूर्वक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग को कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। ये दोस्तों कहानी सच घटना पर आधारित है, जो कि एक छत्तीसगढ़ के रायपुर की कहानी है। जो रायपुर एक छोटा सा कस्बा होता है, वहीं पर जो है इनका एक बंगला होता है 31/C। वहीं पे ये रहते हैं। इनका एक बड़ा बेटा होता है जिसका उम्र जो है 25 साल होती है, वो जन्म से अंधा होता है। और उनकी पत्नी भी जो है 5-6 साल पहले जो है गुजर जाती है, मर जाती है। तब से ये जो है एक नौकरानी को रखे रहते हैं, वही आके इनका खाना बनाया करती है और झाड़ू पोछा सब किया करती है, बेड उड सब लगा दिया करती है।
लेकिन ये जो है उसके साथ जो है गंदी नियत से उसको रखते हैं, और रखने के बाद जो है उससे शारीरिक संबंध बना लेते हैं, और उससे आए दिन जो है कोई संपर्क संबंध बनाया करते हैं। तो उनके मन में एक यही ख्याल आता है कि क्यों ना अब अपने बेटे की शादी कराई जाए, और कराने के बाद जो बहू आएगी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, और इस जो औरत है, जो नौकरानी है, इसको जो है घर से निकाल देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात लीक किया करेगी। तो क्या करते हैं कि अपने दोस्त से कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैं अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करा दी जाए, क्योंकि अब तुम 25-26 साल के हो गए हो, तो अब तुम्हारी शादी कराना चाहिए। तो इस बात से लड़के को बताते हैं। तो लड़का कहता है, अरे पिताजी, ये बताइए कि इतने दिन अगर किसी को किसी लड़की वाले को बताएंगे कि आपका बेटा लड़का है, तो क्या वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो इस पे वो कहता है कि देखो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, समझे, और तुम चुपचाप बैठो। मैं तुम्हारी शादी कैसे कराता हूँ, किस तरह कराता हूँ, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और जितना मैं कहता हूँ तुम उतना करना, ठीक है? उससे ज़्यादा तुम दिमाग मत लगाना। तो कहता ठीक है पिताजी। कहता मैं किस तरीके से शादी कराता हूँ वो तुम चुपचाप देखते जाओ, और जितना मैं तुम्हें सिखा रहा उतना सीखो। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये कुर्सी है, ये कुर्सी पे बैठ जाना, ठीक? बैठने के बाद मैं जब तुमको इशारा करूंगा सिर्फ उतनी ही बातें बताना। तो वो एक चश्मा काला लाते हैं, और लागने के बाद उस लड़के को पहना देते हैं, और कहते हैं कि मैं जब बताऊंगा तुम्हें ये पहना दूंगा, जब मैं कहूंगा कि मेरे बेटे को दिखाई नहीं पड़ता है, इसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से काला चश्मा लगाया है, तो तुम बिल्कुल चुप रहना, जितना मैं बोलूँ उतना ही बोलना। तो उस पर कहता है ठीक है पिताजी, मैं उतना ही बोलूँगा, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बस तुम चुप रहो, और जितना मैं कहता हूँ उतना मैं प्लानिंग के हिसाब से जानते जाओ। फिर वो चारों तरफ बात फैलाते हैं। फैलाने के बाद कहते हैं, एक दो जगह कहते हैं कि देखो मेरे बेटे की उम्र हो गई है 25-26 साल, अब मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी कर दी जाए, तो इस वजह से कोई अच्छी लड़की मिले तो कोई बताइएगा। तो वहाँ पे बगल के गांव में एक जगह बात जब चलाते हैं, तो वहाँ पे वो एक बहुत ही उन्हीं की गरीब घर का परिवार होता है, जिनमें उन वहाँ पे एक लड़की नेहा नाम की होती है। तो उसकी शादी लेके उनके माँ बाप आते हैं इनके घर में। आने के बाद वो देखते हैं तो बहुत बड़ा सा घर होता है, लंबा चौड़ा, और एसी ओसी लगी होती है, बंगले गाड़ी सब होते हैं। देखने के बाद जो है, जो लड़की के जो माता पिता होते हैं वो देख के बड़े खुश हो जाते हैं, कह रहे ये तो बहुत बड़ा घराना है, और यहाँ पे जैसे भी हो किसी तरीके से अगर मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, तो सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे सेटल भी हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा परिवार मिल जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है एक अमीर घराने में शादी हो जाएगी। तो वो सोच कर वो दोनों आते हैं। आने के बाद जो है बैठते हैं, तो अरुण भटनागर जी कहते हैं कि देखिए ये मेरा लड़का है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही होनहार है। देख लीजिए, आपको लंबाई चौड़ाई से ही पता चल जाएगा कि ये कितना होनहार है, खूबसूरत है। तो वो पूछते हैं कि ये चश्मा क्यों लगाए हैं? तो कहते हैं चश्मा इस वजह से लगाया है क्योंकि जो एक हफ्ता पहले इसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, और इन्फेक्शन अभी जल्दी से डॉक्टर ने बताया है कि काला चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बाहर चीज़ देखेगा तो और बढ़ जाएगा। इस वजह से इसका इन्फेक्शन की वजह से इसको चश्मा लगाया गया है, और बाद में इसका चश्मा हट जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो इस पे कहते हैं, लड़की वाले कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं देखो मेरी लड़की तुमको पसंद है बेटे? तो वो देखता है, देखने के बाद कहता है हाँ मुझे पसंद है, लड़की आपकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। इस बात पे बड़े खुश हो जाते हैं लड़की के माँ बाप, और कहते हैं कि बेटे, बच्चे ने मेरे लड़की को देख के स्वीकार कर दिया है, तो अच्छी बात है। तो इस पे अरुण भटनागर जी कहते हैं आपने मेरे लड़के को तो देख ही लिया, अब मैं इसकी शादी बहुत ही जल्दी करना चाहता हूँ, और इसकी शादी बड़ी धूमधाम से, ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको इसी हफ्ते शादी करना है, और एक हफ्ते में ही इसकी शादी करके जो है मुझे बहू लानी है, क्योंकि यहाँ खाना बनाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे एक नौकरानी थी, अब वो बाहर जा रही है, वही खाना वाना बनाया करती थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बहू का हाथ का ही खाना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बहू खाना बनाएगी तो उसकी बात की कुछ बात ही अलग होती है। तो इस बात पे वो बड़े लड़की के माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि लगता है मेरी बेटी को ये लोग पसंद कर लिए हैं, मेरी लड़की का भाग्य खुल जाएगा अगर इस घर में आ जाएगी तो।
तो ज़्यादा लड़के से पूछताछ भी नहीं कहते हैं, कहते हैं कि लड़का खूबसूरत है, देखने में अच्छा है, केवल आँख आँख पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है, वो ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम लोग तैयारी करते हैं, 1 हफ्ते बाद इसकी शादी आप करा दीजिएगा। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे, अरुण जी कहते हैं कि अरुण जो कहते हैं ठीक है, मैं शादी इसको करा दूंगा 1 हफ्ते में। आप भी ज़्यादा रिश्तेदारों को मत बुलाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बुलाना है तो बहुत ही सगे संबंधी 1-2 लोग को ले आइएगा, क्योंकि मैं बड़ी धूमधाम से नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल ढंग से करूँगा, क्योंकि मेरे लड़के को आँख पे इन्फेक्शन है। तो ये ज़्यादा बात ना फैले तो अच्छा है, 1 हफ्ते में ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अरु भटनागर जी बाहर वो लोग चाय नाश्ता खूब बढ़िया से लाते हैं और नाश्ता पानी कराते हैं, बहुत ही बढ़िया से खिलाना पिलाना और बहुत ही अच्छे ढंग से सादा सत्कार करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और वो नेहा जय की शादी करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नेहा बहुत ही खूबसूरत होती है, तो अरुण भटनागर की लाल टपक जाती है और ये कहते हैं कि ये तो लड़की बहुत ही अच्छी है, मज़ा आ जाएगा, इसको किसी तरीके से जो है इसको घर शादी कराने के लिए इन पे फोर्स करता है और कहता है ठीक है, जल्दी ही शादी कराता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, और दहेज में हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और बल्कि आप 1 रुपया मत दीजिएगा, सिर्फ लड़की को लेकर चले आइएगा और इसको बाकायदा हम लोग यहीं पे पंडित बुला के घर में ही शादी करा देंगे, और शादी कराने के बाद जो है ये यहीं पे रहेगी और पूरा घर संभाल लेगी। तो इस पर जो इसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसी महीने की जुलाई में शादी जो है 7 जुलाई को रख देते हैं कि 7 जुलाई माने 1 हफ्ते का ही टाइम रखते हैं कि इसी जगह शादी उसकी करा दी जाएगी। तो वो लोग बहुत खुश होके जाते हैं, वो आपस में बतलाते हैं कि लड़का देखा कितना खूबसूरत था, लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा और बिल्कुल जो है बाप से भी खूबसूरत था, जैसा बाप वैसा बेटा, तो लड़के में कोई कमी नहीं है। तो उसकी लड़की की माँ भी कहती है हाँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी चीज़ है 1 पैसे दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं और मैं लड़के को पसंद भी कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, इनको जो है शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो अगले हफ्ते ही शादी का टाइम जब आप पास में आता है, तो वो लोग एक फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अरुण भटनागर जी के कि आप तैयार हैं, मैं अपने लड़की को कल जो है ले आऊँगी, तो उससे जो है आप वहीं पे शादी कैसे क्या करना है आप बता दीजिएगा। तो कहते आप परेशान मत होइए, बस किसी तरीके से आप लड़की को ले आइएगा, यहीं पे 7 फेरा करवा दिया जाएगा और लड़की यहीं पे रह जाएगी। ठीक है, आप लोग जो है परेशान मत होइए, 1 रुपए को आप लोग पे एक एक फूल को भी आप बंदोबस्त नहीं करना है, सारा बंदोबस्त नीचे से ऊपर तक मैं करूँगा। तो इस पे बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं तो अच्छी बात है। और उनकी इकलौती लड़की रहती है, वो कहते हैं कि इतना बड़ा घराना मिल जाए और लड़का खूबसूरत मिल जाए और 1 पैसे दहेज की मांग ना हो, इससे बढ़िया और क्या है। तो वो पूरा कराने की तैयारी में रहते हैं और ये इधर जो है अरुण भटनागर जी अपने लड़के को समझाते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करना, तो मैं तुम्हें रिहर्सल करा दूंगा दे रहा हूँ कि कोई तुम्हें जान ना पाए कि तुम अंधे हो, ठीक है। तो यहाँ बैठो और बैठने के बाद जब पुजारी आपसे कहे हवन करो बेटा, तो दाहिना हाथ अपना निकालना और वहाँ से चुटकी से थोड़ा सा वहाँ पे जब जो उसके अंदर जो सामग्री होगी वो हवन कुंड में तुमको बराबर डालते रहना है और स्वाहा स्वाहा बोलते रहना है। वो तो तुम्हें सुनाई पड़ ही जाएगा क्या बोलना है, लेकिन तुमको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। और जब तुम्हें माला दिया जाए तो तुम ये माला ऐसे पकड़ाना और दाहिने हाथ में दोनों हाथ में लेके उसे ऐसे डाल देना। तो उसको सारा तरीका तौर तरीका पूरी तरीके से बता देते हैं भटनागर जी, किस तरीके से तुमको माला डालना है, किस तरीके से तुम्हें उसमें उसमें आहुति डालना है, सब बता देते हैं। और बताने के बाद कहते हैं जितना मैं कहता हूँ उतना ही करना, ठीक है, और ज़्यादा आप इधर उधर अपना जबान मत चलाना, न बोलना, शांत रहना, ठीक है। उसको पूरी तरीके से पूरी बात बता देते हैं, जिससे वो लड़का बिल्कुल बिल्कुल ही शांत रहता। अपने पिताजी से डरता भी बहुत था, तो एक बार अगर डांट देते तो फिर वो बेचारा सिबक के बैठ जाता था। और ये पैसे से सबसे बड़ी चीज़ है, इनके पास पैसा बहुत था, क्योंकि ये बिजनेस करते थे, इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा चलता था। तो इस वजह से ज़्यादातर इनका बिजनेस नौकर चाकर रखते थे, उसी से ये चलता था। ये केवल अपना दिमाग चलाते थे, कौन चीज़ कहाँ रखना है कहाँ लाना है, बस यही काम करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है ज़्यादातर अपना टाइम अपने हिसाब से बिताते थे
और अपने हिसाब से ही करते थे और सारा जिम्मेदारी नौकरों को सबको टाइम बता दिए थे किस तरह क्या करना है, कहाँ माल भेजना है, कहाँ से माल लाना है, किस तरह सब अपना फ़ोन से ही करते थे। और इससे इनका धंधा भी अच्छा चलता था क्योंकि जो है ये सब सारा दिमागी खेल था इनका धंधे का। अब लेकिन इनको जो है एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या मान लीजिए, इसको खुशी जो इनको मिलती थी रंगरलिया बनाने में, जो औरतों को मज़ा लेते थे और उनको बहुत ही मज़ा आता था। तो ये सोचते थे किसी तरीके से कोई नई मिल जाए जिससे जो है ये उससे काम चलाए। तो इसके बाद जो है एक हफ्ते का टाइम जो रखते हैं, उस टाइम में जो है वो लोग उसी टाइम आ जाते हैं 7 तारीख के टाइम पे और अपनी लड़की का विधिवत जो है पंडित बुला के शादी कराते हैं। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा इस तरीके से आहुति डालो, स्वाहा तो बोलते हैं स्वाहा, वो पूरी तरीके से सारी जो उसकी जो क्रियाकलाप होता है पूजा पाठ का सब करवाते हैं बाकायदा। उसके बाद हार देते हैं और कहते हैं बेटे ये अपनी पत्नी को हार पहना दो, और दोनों हार पहन लेते हैं फूलों का और उससे कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अब तुम लोग पति पत्नी अपने उसमें बन गए हो 7 जन्मों में। अब पूरी रस्म रिवाज के हिसाब से वो 5-6 लोग वो लोग भी लड़की तरफ से आए रहते हैं, तो रस्म रिवाज के तरीके से पूरे बन जाते हैं। तो उसके रिश्तेदार भी पूछते हैं कि ये आपका लड़का हमेशा चश्मा लगाए रहता है, कोई बात तो नहीं है? तो कहते हैं देखो ऐसा कोई बात नहीं है, इसको जो है कम से कम 1-2 महीने के लिए इन्फेक्शन हुआ है। वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1 महीना इसे बचाना है, उसके बाद जो है इसका चश्मा उतर जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो अभी मैंने तुरंत जल्दबाजी में शादी की है, इस वजह से चश्मा अभी नहीं उतारेगा, चश्मा अपने हिसाब से उतरेगा। तो इस पर जो है वो लोग भी नहीं कुछ बोलते हैं और रिश्तेदार इनके सब चले जाते हैं और शादी हो जाती है। होने के बाद जो है जब उसके लड़की की जो है जो नेहा होती है भला की खूबसूरत बहुत ही बढ़िया होती है, वो अपने कमरे में जाती है और उसका जो है उसको जो है क्या होता है कि उस जो कमरा होता है पूरे फूलों से सजाया होता है और सजाने के बाद जो उसकी सुहाग रात में वो अपने कमरे में जाकर बैठी होती है, उसी टाइम ये दूध दूध जो है बनवाते हैं, एक नौकरानी खुद बनाते हैं। बनाने के बाद उसमें 2 गोली नींद की डाल देते हैं और लड़का जैसे ही दूध पीता है, पीने के बाद वो अभी सुहाग रात बनाने भी नहीं पाता है, उससे उससे नींद आने लगती है और नींद आने के बाद जो है वो सोने जाता है और नेहा कुछ बोल नहीं पाती, उसको भी नींद आने लगती है, 12-1 बज जाता है, फिर वो सो जाते हैं। तो शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं और जब सो जाते हैं सुबह उठते हैं तो अरुण भटनागर जी देखते हैं तो कहते हैं बेटा से क्या हो बेटा आज तुम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गए? तो मैंने हाँ पिताजी आँख लग गई और इसकी वजह से मुझे नींद बहुत आ रही थी तो मैं सो गया। तो अरुण भटनागर जी तो जानते थे कि वो नशे की गोली और नींद की गोली मैंने ही मिलाई है दोनों में, इसी वजह से सो गए हैं। तो वो कुछ बोलता नहीं है और बहू जो है क्या करती है कि इनको चाय पानी कराती है, खाना वाना पिलाती है और सब बढ़िया से घर का काम करती है। तो वो देखते रहते हैं बहू को, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन जो है वो सोचते रहते हैं कि जब एक बार काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन बहू से शुरुआती दौर कैसे की जाए। फिर वो क्या करते हैं कि 2-3 दिन का समय निकल जाता है इसी तरीके से। फिर एक दिन क्या करते हैं कि दूध में जो है वो जो नींद की गोली होती है मिला देते हैं और मिलाने के बाद जब उनके दोनों बेटा बहू जब पी के जब सो जाते हैं तो सोने के बाद जो है बहू को उठा के ले जाते हैं दूसरे कमरे में और उसके साथ भरपूर सेक्स करते हैं और वो उठ भी नहीं पाती है, कराहती रहती है और कुछ कह भी नहीं पाती है। उसे नींद नींद में केवल इतना पता चल रहा था कि कुछ हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है, वो उसी में नींद में पड़ी रहती है। और ससुर जी उसका जो है उठा के उसी बेड पे ले जाकर फिर सुला देते हैं और सुलाने के बाद अपने कमरे में जाके अखबार पढ़ने लगते हैं। सुबह का टाइम होता है तो उसे ये मालूम होता है, वो जब उठती है तो उसे ये मालूम होता है कि मेरे साथ कोई गलत काम किया है, लेकिन कौन किया है क्या है। तो अपने पति से उठ के पूछती है कि क्या
आपने कुछ मेरे साथ कुछ किया है क्या? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तो उसको समझ में नहीं आता, फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है और उठ के फिर से वही खाना पीना बनाने लगती है। और बनाने के बाद उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं, किसको बताऊं। फिर एक दिन होता क्या है कि ये जो है, एक दिन कहते हैं अपने बहू से, देखो तुम्हारी शादी इतने दिन हो गए हैं, तुम्हें कोई मेरे बेटे से शिकायत तो नहीं है? तो कहती है कि नहीं, आपके बेटे से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो कह रहे हैं तो बाकी सारा सब ठीक है ना, आपका जो है वैवाहिक जीवन ठीक है ना? तो कहती हैं हाँ, वैवाहिक जीवन तो मेरा ठीक ही है। तो कह रहा झूठ मत बोलो बहू, हमको लगता है कोई दिक्कत है, क्योंकि जो है तुम कुछ छुपा रही हो। तो कहती है कि नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। फिर वो दोस्तों क्या होता है कि वो एक दिन गार्डन में बच्चे को अपने बेटे को ले आते हैं और लेने के बाद वो क्या करते हैं कि पानी कीटनाशक सब पौधों में डाल रहे होते हैं। और डालने के बाद वो कीटनाशक पदार्थ उसकी आँख में किनारे डालते हैं और डालने के बाद वो कहते हैं तुम चिल्लाओ बेटा, और चिल्लाने के बाद जो है मैं तुम्हारे आँख का कह दूंगा, इलाज कराने जा रहा हूँ, तुम वही काम करना। तो गार्डन में पानी लगा रहे होते हैं, तभी एक कीटनाशक दवाई रहती है जो उसके आँख के आगे किनारे डाल देते हैं और डाल छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद वो चिल्लाने लगता है। तब नेहा पहुँचते हैं, कहते हैं क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, ये क्यों रोने लगे, इनकी आँख में क्या हो गया? तो कहते हैं कि ये कीटनाशक दवाई मैं डाल रहा था, डालने के बाद मैं इधर किया तब तक ये रास्ते में आ गया, इसके आँख में कुछ छींटे पड़ गई हैं। अब हमको लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो वो भी कहती है नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँ। कह रही नहीं, तुमको जाने की जरूरत नहीं, तुम चुपचाप यहाँ बैठो और मैं इसको अरुण को लेके जा रहा हूँ और डॉक्टर को दिखा के जल्दी ले आऊँगा, तुम परेशान मत हो बहू। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो वहीं पे जाके बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं देखो मैं तो तुम्हें जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करना, ठीक है? अब मैं बता दूंगा कि तुम्हारे जो है ये कम से कम 6 महीना लगेगा इसको सही होने में। आँख से तुम निकालना नहीं, आँख से ये गोगल निकालना नहीं, ठीक है? तो बता देते हैं। तो उसकी बहू का लौट के आते हैं। तो उसकी बहू कहती है क्या हुआ, इनकी आँख में ठीक तो है? इसकी आँख में कीटनाशक चला गया था, डॉक्टर ने बोला है कि अब तो इसकी जल्दी आँखें वापस नहीं आएंगी, अब इसका ऑपरेशन करने पड़ेगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा, ठीक है? अब तुम परेशान मत हो। तो वो रोने लगती है, कहने लगती है कि ये क्या हो गया, अभी मेरी शादी हुई है और उनकी आँख में ऐसे दिक्कत है। कहीं परेशान मत हो बहू, सही हो जाएगा, इनको मेरे पास इतना पैसा है ना, अब मैं इसका इलाज कराऊंगा, सही हो जाएगा, तुम दिक्कत ना हो, परेशान ना हो, कुछ दिन में ये सही हो जाएगा। तो सुबह बहू कहती है ठीक है पिताजी, अब तो मुझे दिक्कतें तो है ही हैं, अब मेरा पति जो है आँख से अंधा हो गया है, अंधा हो गया तो कुछ दिन में सही हो जाएगा ना। फिर वो एक दिन क्या करते हैं, कहते हैं बहू तुम्हारी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ वो होंगी, अब बेटा मेरा नहीं कुछ कर पा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही तुम्हारे साथ कुछ करूँ। तो कहता है क्या पिताजी, मैं आपकी कुछ समझे नहीं। तो क्या करते हैं कि एक दिन जो है कमरे में जाते हैं और जाने के बाद जो है इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो बहू विरोध करती है कि देखिए आपको अपने पिता समान समझते हो, आप मुझे इस तरीके से हरकत कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि देखो, मुझे तुम शुरू से ही अच्छी लग रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे अपने बेटे से शादी करवाई। अब जब बेटा कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम्हारा भी तो कुछ इच्छा है, तुम यहाँ नहीं तो बाहर कहीं से मुंह मारोगी, तो हम लोग क्यों ना तब से शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो कहती है कि देखिए पिताजी, आप मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। तो कहते हैं कि बहू हो तो बेटा भी तो नहीं कुछ कर पा रहा है, तुम परेशान मत हो, कोई बाहर का नहीं जानेगा। तो उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेते हैं और बनाने के बाद जो है कहते हैं आप तुम किसी को मत बताना, ठीक है? अगर बताओगी तो मैं तुमसे जान से मार दूंगा और तो अपने बेटे की शादी दूसरी करवा दूंगा, समझ गई? तो उसके वो चुप हो जाती है, डर जाती है और डरने के बाद एक दिन क्या करती है, कुछ कमरे में फ़ोन लेके जाती है और वहीं पे किनारे रख देती है और अब कहती है पिताजी ऐसा है कि आप जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है आप मुझे मारिए पीटिए नहीं, मैं जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं ठीक है, अब तुम मान गई हो तो कोई बात नहीं,
अब वो एक मोबाइल जो है एक किनारे रख के ऑन करके रख देती है और कमरे में खाना बनाने लगती है। तभी ये उसके पास पहुँचते हैं और उसको पकड़ के जो है चूमा चाटी करने लगते हैं, इधर उधर हाथ लगाने लगते हैं। तो कहे पिताजी आप मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं खाना बना के लाऊंगी, तब आप उसके बाद कर लीजिए खाना खाने के बाद। इससे वो जो है क्या करते हैं कि चुपचाप जो है वो चले आते हैं। आने के बाद वो कैमरा जो है बंद कर देती है। करने के बाद जो है वो तुरंत अपने पिताजी पे वो व्हाट्सएप पे जो रंगलियाँ बनाए होते हैं वही सेंड कर देती है, और सेंड करने के बाद जो है चुपचाप से आती है और घर में जो है इनको खाना देती है। तभी इनको शक हो जाता है उनके पिताजी को कि लगता है कुछ ये बात लीक करी है। तो फ़ोन कहते हैं फ़ोन तुम्हारा कहाँ है? तो कहते हैं पिताजी ये फ़ोन मेरा वहीं पे किचन में ही रह गया। तो कहते हैं इसका मतलब किचन में ही तुम मेरा कुछ गड़बड़ की हो, कुछ मेरा अश्लील वीडियो बनाई हो क्या? कहते नहीं पिताजी मैंने तो आपका कुछ नहीं बनाया। तब तक वो क्या करते हैं कि उस वीडियो को देख लेते हैं, और देखने के बाद वो बहुत ही मारते पीटते हैं और कहते हैं तुमको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है, सारा वीडियो बना लिया है, तुमने कहाँ कहाँ भेजे? तो कहते हैं मैंने कहीं नहीं भेजा। फिर वो क्या करते हैं कि दोनों हाथ पैर इसके बांध देते हैं और लड़के का भी बांध देते हैं, और किनारे एक कहते हैं कि अब मैं जैसा कहूँगा वैसा करना, किसी को बताई तो नहीं? कहते हैं कि नहीं। और वो वीडियो जब बाहर भेज देते हैं, मैंने कहा उसके माता पिता जब देखते हैं वीडियो को तो उनके मन में एकदम से शराख्त हो जाता है कि अरे इसका मतलब ये गलत हरकत कर रहे हैं और मेरे बेटी खतरे में है। वो तब तक आने की कोशिश कर रहे होते, तभी उससे पहले वो जो नौकरानी होती है वो ये सब करते हुए देख लेती है। तो वो क्या करती है पुलिस में कंप्लेन कर देती है और कहती है कि ये इस घर में देखिए बहुत ही गलत चल रहा है, कोई ससुर जो है अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो इस बात पे जो है पुलिस वहाँ से आती है, और ये क्या करते हैं कि बहू को पूरी मारने की कोशिश करते हैं, गला दबाने वाले होते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और उसके बाद उसके माँ बाप भी आते हैं। तब तक देर हो जाती है, लेकिन उससे पहले नौकरानी अपना काम कर देती है। माँ बाप जब आते हैं तो वो भी शिकायत पुलिस वालों को करते हैं। तो दो तरीके की शिकायतें आती हैं। तो इनको पकड़ के पुलिस ले जाती है भटनागर जी को, और इनसे पूछती है अरे भटनागर से कि क्या तुम अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और उसको मारने की कोशिश की है? और कहता है नहीं। तब उसकी वीडियो जो है जो भेजी रहती है वो इनके माता पिता जाकर पुलिस को दिखाती है, पूरा सबूत मिल जाता है उसके खिलाफ। और फिर वो क्या करते हैं कि इनको जो है पुलिस पकड़ के जेल भेज देती है, और जेल भेजने के बाद वो लड़के को भी पकड़ के भेज देती है, क्योंकि लड़का भी उसमें बराबर कुछ हिस्सेदार था। लेकिन उनको सज़ा होने के बाद जो है कुछ दिन बाद बेल पे लड़के को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लड़का का ज़्यादा अपराध नहीं होता है। वो वो केवल अपने बाप का साथ भी नहीं देना चाहता है, उसी की वजह से ये लड़की बच भी जाती है। और फिर ये इसको छोड़ दिया जाता है लड़के को, और लड़का जो है फिर आके जो है अपने पत्नी नेहा के साथ जो है राजी खुशी से समय बिताने लगता है। और जो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और ये कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं बताता हूं। और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। ये कहानी आप लोग कैसी लगे। धन्यवाद।